आज का फर्स्ट चैप्टर हमारे केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। इसमें केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है पहला जो कोई भी 2 या 3 सब्सटेंस मिलकर जब एक नया सब्सटेंस को बनाते हैं और उसमें उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, मतलब उसकी जो स्टेट है उसका या उसका कलर है या उसका जितना भी उसमें आता है नया, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसको पहले बात हो चुकी है। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल अगर ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो दोनों मिलकर एक वाटर को बनाता है, मतलब एक मोल ऑफ वाटर बनाता है। हाइड्रोजन जो होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन तो होता है H2 और ऑक्सीजन होता है O2, तो H2 प्लस O2 जब मिलता है तो H2O बनाता है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ऐसा ही एक स्केलर इक्वेशन है। तो H2 और O2 जब भी मिलता है तो H2O बनाता है। तो H2 में देखिए H2 में पहले क्या था कि H2 जो है हाइड्रोजन तो पहले गैस था, ऑक्सीजन भी एक गैस था, लेकिन जब दोनों मिलके एक सब्सटेंस बनाया, दोनों ने मिलकर एक केमिकल रिएक्शन किया, तो ये जो H2 है ये लिक्विड है हमारा। तो यहीं से हम लोग को देखने को पता चलता है कि ये दोनों गैस था, लेकिन जब दोनों गैस मिला, दोनों गैस मिलकर दोनों गैस का जब रिएक्शन हुआ तो वो उसने लिक्विड दिया। तो यहाँ पे जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। तो ये हमारा पहला चेंज नहीं दिख रहा है कि पहले दोनों इधर गैस था और फिर उधर दोनों मिलकर आगे लिक्विड बन गया है। उसके बाद किसी भी रिएक्शन में, दुनिया में कोई भी जब रिएक्शन होते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं। उसमें 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है कि रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन जो है, जो भी कोई रिएक्शन है, जो भी मान लीजिए कोई ये रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन, तो रिएक्शन में पहला जो टर्म ये रिएक्ट जो है, रिएक्ट जानता है। तो रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मतलब है जो ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्शन करा रहे हैं, ये दोनों मिलके रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और प्रोडक्ट तो कहने से समझ आ रहा है, प्रोडक्ट मतलब कोई भी जो नया चीज बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा है। इसमें जैसे बुक में दिया हुआ है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नया चीज बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारा रिएक्टेंट जो है ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें हमारे पास पहला एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को जो हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। वो है Mg+O2, वो है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन में जब बर्न होता है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें MgO बनता है। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट हो गया। ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट है। और MgO जो है मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। चलिए so before the magnesium ribbon which we usually use has a coating of magnesium oxide on its surface which is formed slow action of oxygen of air on it. So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing the assigned paper. This is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon. मैग्नीशियम रिबन जो है, तो मैग्नीशियम रिबन को जो यहाँ पे जलाया गया है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है इसमें मैग्नीशियम रिबन जो है ये Mg, इसको जलाया गया है। तो इससे जलाने से पहले इसको क्या किया जाएगा, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर जो होता है, जिसको अपने आसान भाषा हम लोग कहते हैं कि मूर्छा छुड़ाने के लिए जो पेपर लगाया जाता है किसी भी मेटालिक सब्सटेंस पे, तो मैग्नीशियम जो है मेटालिक सब्सटेंस है और इस पे एक तरह से कह सकते हैं मतलब इसमें ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो ऑक्साइड जब फॉर्म हो जाता है तो इसको O2 से रिएक्शन कराने के लिए, यहाँ पर हमको केमिकल रिएक्शन जो हुआ है, इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए सबसे पहले हम जो मैग्नीशियम जो है तो इस मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो है नेचर में जैसे मैग्नीशियम पड़ा रहता है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है ये, तो इसके ऊपर ऐसे ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है। तो इस ऑक्सीजन के लेयर को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से ऊपर रब करते हैं। रब करने के बाद जब मैग्नीशियम इसके ऊपर से हट जाता है उसके बाद फिर रिएक्शन कराया जाता है Mg+O2 का, जो हम लोग को MgO देता है प्रोडक्ट। चलिए, तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें मिल्की पाउडर मिलता है। जो MgO है ये हम लोग को सॉलिड के रूप में नहीं मिलता है, ये हम लोग मिल्की पाउडर के रूप में मिलता है, मतलब व्हाइट पाउडर कह सकते हैं इसको। इसके बाद सावरिंग ऑफ मिल्क,
इट इज नॉट दैट केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैरिड ओनली इन अ साइंस लेबोरेटरी। सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कीप ऑन ऑकरिंग इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सावरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना मतलब मिल्क फट जाना, खराब हो जाना गर्मी के दिनों में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर जो बॉडी है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम लोग का जो बॉडी में खाना जो पचता है वो एक केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं होता है हम लोग शरीर में रेस्पिरेशन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रोस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब जितने भी हैं ये सारे चीज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस को हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं उसके लिए कुछ चीजें दी गई हैं। जब भी कोई कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें 5 चीजें होती हैं। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो व्हील कम हो जाए। हाँ, तो कोई भी रिएक्शन जब होता है तो सबसे पहले उसमें कुछ चीजें होती हैं जो ऐसे दी गई यहाँ पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस है सबसे पहले चीज। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है क्या कि जब भी कहीं कोई मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, जब भी कहीं कोई रिएक्शन होता है, जैसे मान लीजिए Zn प्लस HCl है, Zn प्लस HCl, ये एक ऐसा रिएक्शन है। Zn प्लस HCl मतलब Zn जो है वो एक मेटल है और HCl जो तो एसिड है। एसिड का भी नाम आप लोग नहीं सुना होगा, शायद पढ़ने में। तो Zn प्लस HCl का जब रिएक्शन होता है तो ZnCl और प्लस H2 फॉर्म होता है। तो ये जो H2 हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें कुछ चीजें होती है, जिसमें पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें हो सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ हो, मतलब 5 चीजें होती हैं, 5 में से कोई एक तो हमेशा होती है। तो पहला चीज है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब ये मान लीजिए जब जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ZnCl प्लस H2 बनेगा। ZnCl जब H2 बनता है तो H2 जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl था, एक एसिड है, और H2 यहाँ पे एक अकेला सिर्फ एक गैस है। तो ये गैस जो यहाँ पे H2 निकला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। Zn प्लस HCl ये बना ZnCl प्लस H2, तो ये जो हुआ है यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये जो H2 निकला है इसको इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और जैसे मान लीजिए पिछला रिएक्शन हम लोग का जो था Mg प्लस O2, तो इसमें क्या बना MgO। तो MgO जो बना, ये MgO जो है, तो ये इस MgO को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट में जो सॉलिड बनता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके बाद चेंज इन कलर। अब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जैसे पोटेशियम का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ एक रिएक्शन ऐसा होता है, तो उसमें एक कलर जो है, उसमें जो रिएक्शन है, रिएक्शन का जो कलर चेंज हो जाता है उसमें, उसका रिएक्शन एग्जाम्पल वो है ये वाला। Some chemical reactions are characterized by change in color. For example, when citric acid react with potassium permanganate solution. जब सिट्रिक एसिड जो है सिट्रिक एसिड जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता है तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। वो इस तरह से होता है कि जैसे the chemical reaction between citric acid and purple colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. सबसे पहला जो सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका रिएक्शन जब कराया तो रिएक्शन होने से पहले उसका कलर होता है पर्पल, और जब रिएक्शन होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, उसका कोई कलर नहीं रह पाता फिर जब रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। अब कोई भी रिएक्शन जब होती है उस बात को समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी भी रिएक्शन को अगर एसिड के साथ कराया जाता है, कोई कुछ तरह के ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको एसिड के साथ अगर कराया जाए तो वहाँ पे 2 चीजें होती है। मान लीजिए एसिड के साथ हम लोग वाटर का रिएक्शन कराते हैं, जैसे उसको रिएक्शन उसको बोलते हैं डाइल्यूशन रिएक्शन उसको बोलते हैं, मतलब इसको डाइल्यूट किया जाता है।
मान लीजिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, उसमें अगर हम लोग वाटर ऐड करते हैं और उस रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन में हम लोग HCl और वाटर का रिएक्शन कराते हैं, तो वो जो होता है रिएक्शन, वो उसको बोल सकते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर का वहां पे रिएक्शन बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है उसका। तो मान लीजिए कोई भी रिएक्शन, जैसे अगर केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग डेली लाइफ में बात करें तो मान लीजिए जैसे किसी रॉड को गर्म किया जाता है, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। जब किसी रॉड को गर्म किया जाता है तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। या जैसे पानी है, तो पानी को हम लोग जब ठंडा कर रहे हैं, तो पानी जो ठंडा कर रहे हैं तो वो भी एक रिएक्शन हो रहा है। ठंडा होते होते कूलिंग करते करते वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है। तो जो वाटर से जब आइस बनता है तो उसका टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर वहां पर, तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है तो आइस बन जाता है। लेकिन वही अगर पानी को बॉयल करना हो, पानी अगर गैस बनता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, जो वाटर गैस बन जाता है। तो जब वाटर गैस बन जाता है टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया चेंज इन टेम्परेचर का। और उसके बाद लास्ट एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक जो है, 5 तरह कैरेक्टरिस्टिक होती है। लास्ट है चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं कि मान लीजिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब लिक्विड बनाता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन स्टेट। क्योंकि दो गैस था और दोनों गैस ने मिलकर एक लिक्विड बना दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। अब उसके बाद केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है टर्म केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को समझिएगा बात क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने इससे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ा है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब तो है कि कोई भी जब चेंजेस होती है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, कुछ दो तीन प्रोडक्ट को मिला के, दो तीन चीजों को मिलाकर, दो तीन रिएक्टेंट को मिला के जब नया कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो वो जो केमिकल रिएक्शन जो बना हुआ है, बात को समझिएगा, जो केमिकल रिएक्शन हमारा बना हुआ है, वो केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चीजों को यूज किया गया है, उनके नाम क्या है और उनके फॉर्मूलाज क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उस तरह से जब हम लोग किसी भी चीज को अरेंज करके हम लोग उसे बताते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन तो सिर्फ एक इक्वेशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा इक्वेशन हो सकता है, ये एक इक्वेशन है। तो जिस इक्वेशन से हम लोग को पता चले कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substances involved, it is known as chemical equation। मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके माध्यम से? उसके फॉर्मूला, उसका जो प्रोडक्ट है उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट सॉरी उसके रिएक्टेंट के फॉर्मूले जो है, उनके फॉर्मूलों के हेल्प के साथ, फॉर्मूले हैं और सिंबल्स, उनके फॉर्मूले और उनके सिंबल से जो हम लोग इसको जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। हाँ, तो मान लीजिए जैसा ये हो गया HCl है और Zn है, तो Zn जो है वो जिंक का सिंबल है, Zn जो है वो जिंक का सिंबल है, ठीक। और उसके बाद HCl जो है, तो HCl में H जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है और Cl जो है क्लोरीन का सिंबल है, और ये दोनों मिलके एक फॉर्मूला बनाता है HCl। HCl जो है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए O2 है या मान लीजिए H2 है, तो H2O जो है एक वाटर का फॉर्मूला है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिंबल है। उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंबल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंबल है H और O, ठीक है। चलिए ये सब तो हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया। अब उसके बाद आते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है? कोई भी जब केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद अब खत्म हो गया, अब हम इक्वेशन पे बात करेंगे सिर्फ। तो इक्वेशन जो है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ जो है एलिमेंट्स का नंबर अगर सेम हो, बात को बताता हूँ समझिएगा थोड़ा ध्यान से। किसी भी केमिकल इक्वेशन, मान लीजिए हमारा केमिकल इक्वेशन है H2 प्लस O2, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, H2O, ठीक। H2 प्लस O2 जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, इसमें अगर दोनों तरफ H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, इसमें अगर दोनों तरफ जो इधर देखिए, इधर पहला हाइड्रोजन है और उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अगर दोनों तरफ जो है एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स है उनका नंबर अगर दोनों तरफ सेम है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस, और अगर सेम नहीं है तो फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं अनबैलेंस। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन जब इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन इधर तो 2 है, और ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो हम लोगों को एक लॉ है क्लास 9 में जो दिया हुआ है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें 5 चीजें होती तो है, वो सब इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब 5 चीजें होती है। लेकिन एक ऐसा चीज है जो नहीं होता है, और वो ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स का जो नंबर है वो सेम हो, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। मतलब इधर अगर हाइड्रोजन 2 था तो इधर भी 2 होगा, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 ही होगा, चेंज हो नहीं सकता है। मतलब दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास इक्वल अगर है तो फिर वो बैलेंस्ड एक केमिकल इक्वेशन है, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसको हम लोग को बैलेंस करने का एक तरीका होता है, जो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो देखते हैं वो कौन सा तरीका है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हम लोग सीखते हैं। हमारे ये पहला इसमें एग्जांपल जो है Zn प्लस H2SO4 प्रोडक्ट बना हमारा Zn-SO4 H2। चलिए, ये हमारा पहला केमिकल इक्वेशन है जिसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का जो सबसे पहला स्टेप है मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो उसको तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ हम लोग जो एलिमेंट्स है इसमें उन एलिमेंट्स को सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे। तो काउंट कैसे करते हैं, गिन लेते हैं। यहाँ पहले Zn है, हाइड्रोजन है, उसके बाद ये जो है चीज SO4, ये SO4 कोई एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पे एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, ये 2 चीज है। तो यहाँ पे सल्फर लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में ये हो गया और इधर प्रोडक्ट साइड में भी हो गया। तो Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स है और चारों एलिमेंट्स का दोनों तरफ जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो ये तो इसको बैलेंस करना है। तो ये थोड़ा सा सबसे पहला कराना है तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले मैं वाटर का करा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ठीक कर सॉरी ज्यादा हार्ड थोड़ा सा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाटर के बारे में। H2 प्लस O2 जो है बनता है हमारा H2O, ठीक है। H2 प्लस O2 हमारा H2 बनता है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे गिन लेते हैं पहले हाइड्रोजन कितना है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, और इधर भी उसी तरह से हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। हाइड्रोजन जब इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन ये इधर मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 ही है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, रिएक्टेंट में 2 है, तो हमारा ऑक्सीजन जो है अनबैलेंस है। तो हम लोग बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को। मतलब तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस किस तरह से किया जाएगा। H2 प्लस O2 जो हमारा H2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सा इसको पहले लिख देते हैं H2O प्लस O2 और ये जो है सॉरी H2O। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि ये O2 जो है इसके आगे हम लोग 2 लगा सकते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं पहले कि रिएक्शन करने का जो तरीका होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारे पास H है और एक ही H है, मतलब एक रिएक्शन में एक ही H है लेकिन हम लोगों को H2 बनाना है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं से उठाए पेन और यहाँ पे 2 लगा दिए, H2 हो गया आपका बैलेंस। इस तरह से कभी भी बैलेंस नहीं होता है। कभी भी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस पूरा इधर प्रोडक्ट में अगर ऑक्सीजन को हम लोग 2 करना है तो ऐसा नहीं होगा कि आप आए पेन लगा उठा दिए और यहाँ पे 2 लगा दिए तो O2 हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। होता क्या है कि अगर हम लोग को इस ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ानी है, मतलब ऑक्सीजन का जो नंबर बढ़ाना है हम लोग को, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाकर हम 2 कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे। तो अब यहाँ पे जो 2 लगेगा वो सही होगा। ऐसा नहीं कि O के साथ 2 लगा दिए O2 हो गया, ऐसा नहीं होता। और जब इस ऑक्सीजन के नंबर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी नंबर बढ़ जाएगा। और ये ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए 2H2O लिखा हुआ है तो 2H2O का मतलब होता है हाइड्रोजन का नंबर 2 × 2 4 है और ऑक्सीजन का नंबर 2 × यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 होता है। इस तरह से हम लोग का बैलेंसिंग का रूल होता है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो H2 है, 2O2 है, ठीक है, और इधर H2O है। हमारे पहले से ऑक्सीजन तो बैलेंस, सॉरी हाइड्रोजन तो बैलेंस था ही,
तो यहाँ पे नहीं होगा, पहले यहाँ पे। प्रोडक्ट में तो हमारे पास H2 है और O भी 2 है, तो प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में हमको करना क्या है कि हाइड्रोजन 2 सही है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन को हमको 2 करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, तो सबसे पहले हम लोग 2 यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 2H2O हो गया। ये जो वाटर है हमारा लिक्विड है और ये वाटर है, वाटर, तो वाटर हो गया हम लोग का 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने बताया कि जब 2 लगेगा तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं लगेगा, ये हाइड्रोजन के लिए भी लगेगा। तो हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन जो है अब 2 × 2 = 4 हो गया। अब एक और दिक्कत यहाँ पे हो गया, तो हम फिर से काउंट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हम फिर से काउंट करेंगे। तो हमारे पास जब फिर से काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद क्या आ गया, अब इधर देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 ही है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो जब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया तो अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और इधर करना है रिएक्टेंट में। तो इधर तो 4 हो गया है, अब 4 से कम तो उधर होगा नहीं, और इधर 2 है, 2 है तो 2 को 4 कैसे बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग H2 है तो इसको मिटा के और यहाँ पे H4 लिख दें और प्लस O2, ये हो गया 2H2O, बैलेंस हो गया रिएक्शन हमारा। गलत, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हमने बात कर चुके हैं पहले, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, H के साथ 2 पहले तो है, H2 है, तो हम लोग 2 यहाँ पे लगा दिए। तो 2H2O प्लस O2 = 2H2 प्लस O2 = 2H2O हमारा। अब ये हो गया हमारा एक बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हमने वाला बैलेंसिंग तो सीख लिया। अब बैलेंसिंग के बाद एक टर्म आता है रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। मतलब ये जो रिएक्शन है, यहाँ से हम लोगों को देखने में क्या क्या पता चल रहा है कि एक रिएक्शन हुआ है और ये एक बैलेंस रिएक्शन है। इसके आगे हम लोग को रिएक्शन को जब इन्फॉर्मेटिव बनाना होगा, मतलब इस रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर डालनी होगी, तो हम लोग एक चीज आता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है 5 चीजें होती हैं। तो उसमें होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो जब हम लोग रिएक्शन को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना होगा तो इन लोगों का स्टेट को हम लोग लिख देंगे। और वो कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसका स्टेट लिख देते हैं गैस, जी से हो गया गैस। ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, तो इसका भी जी लिख दिया, मतलब गैस, कोष्ट ब्रैकेट में लिख दिया था। उसके बाद 2H2O लिक्विड है, तो लिक्विड इसका स्टेट है, तो इसके भी स्टेट को हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इस लिक्विड के साथ L लिख देते हैं, ये हो गया लिक्विड हमारा। और अगर कभी ऐसा एक होता है सॉल्यूशन, कभी रिएक्शन में एक क्यूब इसको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक गैस है, गैस के लिए G होता है, लिक्विड के लिए L होता है, सॉलिड के लिए S होता है, और एक होता है एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस होता है, एक्वस सॉल्यूशन कुछ होता है, उसमें एक ही यूज किया जाता है। एक्वस का मतलब होता है कि उसमें वाटर भी है और सॉलिड भी, मतलब थोड़ा वो विस्कोसिटी इसका ज्यादा होता है, विस्कोसिटी अपनी मतलब ऐसा कुछ ये लिक्विड ही है मान लीजिए, लेकिन लिक्विड थोड़ा सा इसमें सॉलिड भी होता है, मतलब प्योर लिक्विड नहीं होता, उसको एक्वस बोलते हैं हम लोग। और ये एक्वस ज्यादा यूज होता है एसिड के साथ। चलिए, मोर इन्फॉर्मेटिव तक हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। तो पहला रिएक्शन हम लोगों ने एक बैलेंस कर लिया, अब एक और रिएक्शन है, दूसरे किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब जो ग्रुप में दिया दूसरा रिएक्शन Zn का, Zn प्लस H2SO4, ये बन गया हमारा क्या, ZnSO4 प्लस H2। अब इस सेकंड रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या करना हम लोग को, सबसे पहले हम लोग इसके एलिमेंट्स को काउंट करने हैं। तो रिएक्टेंट में काउंट करते हैं पहले, Zn हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, तो इधर Zn 1 है और इधर Zn इधर भी 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। तो इधर हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर सल्फर कितना, 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। और इधर Zn, ये तो पहले से ही बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, 1 1 2 2, हाँ ठीक है, ये तो बैलेंस है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कौन सा रिएक्शन बैलेंस है और कौन सा रिएक्शन अनबैलेंस है। तो पहले से बैलेंस है तो इसको बैलेंस नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ तक तो हो गया हम लोग बैलेंसिंग, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा आगे तक चलते हैं। टू इंडिकेट हीट चेंजेस इन इक्वेशन, और किसी भी इक्वेशन में हीट जो चेंज होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ है जो केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है, अगर उसको कुछ हीट होती है तो हीट कुछ चेंज तो हम लोग इस तरह से दिखा देता है। ये जो एरो है उस एरो को ऊपर ट्रायंगल बना देने का मतलब होता है कि उसमें उस रिएक्शन जो है वो हीट वाला रिएक्शन उसमें हीट हुआ है। तो मान लीजिए या यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है C+O होता है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो उसमें CO2 निकलता है और CO2 के साथ लिख देते हैं हीट। मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दो चीजें होती हैं, इसको समझते हैं पहले हम लोग क्या होता है। The burning of carbon and oxygen is an exothermic reaction because heat is evolved in this reaction. An exothermic reaction indicated by writing heat or heat energy or just energy as the products. देखिए ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो टर्म है, इसका मतलब होता है जैसे एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन में हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके प्रोडक्ट में हीट निकल रहा है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट में हीट निकल रहा हो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और उसके उल्टा दुनिया का कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में हीट इवॉल्व हो और हीट बाहर जाके ना निकले तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए मीथेन का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो हो ही गया। उसके बाद मीथेन होता है CH4 + O2, ये जो रिएक्शन है ये भी एक, इसमें भी हीट निकलता है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या निकलता है CO2 + H2O + हीट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरह से उसके बाद ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज रेस्पायरेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेस्पायरेशन हो या डाइजेशन हो, डाइजेशन भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। तो डाइजेशन में भी क्या होता है कि डाइजेशन में हम लोग खाना जो है वो छोटे छोटे स्मॉल मतलब पार्टिकल्स में टूटते हैं, ग्लूकोज भी ब्रेक होता है वहां पे। तो जहां पे भी ब्रेकिंग हो, जहां पे भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोई ब्रेकिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी कभी निकलता है तो वहां पे मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया जहां पर भी हीट निकलता है। उसके बाद अगर हीट एब्जॉर्ब हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए वो N2 + O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है उसमें हीट इवॉल्व होता है और वो बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। उसके बाद CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड + CO2। The decomposition of calcium carbonate is an endothermic reaction. Photosynthesis is an endothermic, हाँ फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और डाइजेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, अब एक चीज होता है कि जो हम लोग का रिएक्शन हुआ है वो कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ है उसको भी इंडिकेट करना है, कि रिएक्शन को अच्छा बनाता है, सुंदर दिखाता है। अच्छा ये वो चीज है, बताता हूँ मैं आपको कि टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, जो हमारे केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 चीजें किया जाता है। सबसे पहला तो हम लोग बात कर चुके हैं कि फिजिकल स्टेट को दिखाया जाता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ऐसा है।